हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने वेव मैंने बताया था कि जो लाइट होती है इसके पास दो नेचर्स होते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट की बात हम लोग कर रहे थे, जिसमें इसके पास कौन कौन से नेचर होते हैं। एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। तो मैंने आपको फिर बताया था कि वेव नेचर हमारा कॉन्टिन्यूस होता है और पार्टिकल नेचर डिसकॉन्टिन्यूस होता है। फिर हम लोग वेव को डिफाइन किए थे, वेव क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग आज बात करते हैं कि जनरल टर्म्स रिलेटेड टू वेव। वेव से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं। तो पहले हम लोग वेव बनाते हैं कि वेव कैसा होता है, ये देखते हैं। देखो, जो हमारी वेव होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है। हमारी वेव्स कैसी होती है भाई? इस टाइप की वेव्स हमारी होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ये क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेशन ये क्या है हमारा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स। ये हमारे वेव की रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखो, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ऊपर, ये या ये, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्रेस्ट। क्या बोला जाता है इनको? क्रेस्ट। और जो बॉटम की सबसे लोवेस्ट पॉइंट होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ट्रफ। क्या बोला जाता है? ट्रफ। अब देखो क्या होता है कि दो करेस्पॉन्डिंग क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, इनकी बात कर लो, या दो करेस्पॉन्डिंग ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, इनकी बात कर लो, इनको बोला जाता है, ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है वेवलेंथ। क्या बोला जाता है बच्चों? वेवलेंथ। दो करेस्पॉन्डिंग क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो करेस्पॉन्डिंग ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लैम्डा। क्या नाम है बच्चों? लैम्डा। ठीक है। और क्या होता है? जो ये हाईएस्ट हाइट है, ये या ये, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड ए से डिनोट इसको हम लोग करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी वेव्स हैं, ऐसे से चलती हैं। ठीक। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, टॉप का पॉइंट होता है, वो हमारा क्रेस्ट कहलाता है। जो सबसे बॉटम का पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। दो करेस्पॉन्डिंग क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ, या दो करेस्पॉन्डिंग ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। और जो हाइट होती है मैक्सिमम, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव था, इसको आप नोट कर लो। फिर हम आगे बात करते हैं। अब इनमें जो रिलेटेड टर्म्स हैं उन सब को हम लोग डिफाइन करेंगे। हो गया बच्चों? बना लिया आपने? इरेज कर दूं? ओके। चलो, तो हम लोग पहला टर्म डिफाइन करते हैं। क्या? वेवलेंथ। वेवलेंथ। इसको हम लोगों ने किससे डिनोट किया था? याद रखिएगा, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग लैम्डा यूज करते हैं। ठीक है। वेवलेंथ। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। इट इज द डिस्टेंस
between two consecutive crest और ट्रफ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, किसकी बात भाई? यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हम लोग मीटर बोलते हैं। मीटर में भी होता है, लेकिन ज़्यादा जो आपको दिखाई देगा वो एंगस्ट्रॉम में दिखाई देगा या नैनोमीटर में दिखाई देगा। जो वेवलेंथ हम लोग मोस्टली यूज करते हैं, मोस्टली इनमें मिलेगा। अब यहां पे एक चीज जान लो आप कि 1 एंगस्ट्रॉम, जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है ये क्या होता है? इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और जो 1 नैनोमीटर है ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के। तो इसका मतलब है, अब एक चीज यहीं पे देख लो कि अगर हमें एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलना हो, अगर एंगस्ट्रॉम को आपको नैनोमीटर में बदलना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपका 10⁻⁻10 है, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा? नैनोमीटर में। तो ये आपका नैनोमीटर। तो इसका मतलब है नैनोमीटर को क्या करने के लिए, देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नैनोमीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग मोस्टली एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे वेवलेंथ की। ठीक है, हो गया। ये हमारा एक पहला टर्म हो गया जो वेव से रिलेटेड है। क्या है? वेवलेंथ। इसको किससे नोट करते हैं? लैम्डा से नोट करते हैं। होता क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। जनरली इसमें यूज होता है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। और अगर हमें कन्वर्ट करना हो नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हो गया बच्चों? इरेज कर दूं? चलिए हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमको क्या पढ़ना टर्म? वेव नंबर। वेव नंबर। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम लोग न्यू बार। अब देखो ये एक नया टर्म आ गया, ये न्यू बार। इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू बार। ठीक है, ऊपर आपने लाइन ड्रॉ कर दी तो वो हो गया बार। ठीक है, और ऐसे उसको न्यू पढ़ते हैं। ये न्यू है, उसके ऊपर लग गया बार। अब ये क्या होता है? देखो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये क्या होती है? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है and defined as number of waves per unit length. Number of waves per unit length.
नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं वेव नंबर। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि न्यू बार क्या हो गया, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेव नंबर हो गया। क्या हो गया, वेव नंबर। मतलब वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। और इसके यूनिट की अगर हम बात करेंगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। क्योंकि 1/λ, लैम्डा का यूनिट मीटर था, तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। हो गया बच्चों, चलो नोट कर लिया। अब देखिए, हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हमें क्या पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, न्यू से। इसको पढ़ते क्या है, न्यू, NU, न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसको ऐसे पढ़ते हैं न्यू से, ठीक है। ये क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पॉइंट से, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही हैं 1 सेकेंड में, उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। जैसे आप लोग क्लास 9-10 में जब पढ़े रहोगे तो फ्रीक्वेंसी को पढ़े रहोगे नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी साइकिल पूरी करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिखिएगा नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की अगर हम बात करें, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट अगर ऐसे देखा जाए तो हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। या और क्या हो सकती है, साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड, मैंने बताया था नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और क्या हो सकती है, सेकेंड इनवर्स, ये भी फ्रीक्वेंसी की ही यूनिट होती है। तो ये 3 यूनिट्स हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, आगे चलें, हो गया, ओके। अब चले हम लोग चौथे पे। चौथा क्या है हमारा, टाइम पीरियड। चौथा क्या है हमारा, टाइम पीरियड। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। कैपिटल T से क्या डिनोट होता है, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से पास करने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अ वेव
टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने में उसको कितना टाइम लगा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ये होता है, ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर हम यहां से इसकी यूनिट की बात करें, इसके यूनिट की बात करें, जब फ्रीक्वेंसी की बात की थी उसका यूनिट क्या था, सेकंड इनवर्स, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी टाइम पीरियड हो गया। नोट कर लिया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, इरेज कर दूं। छोटे छोटे टर्म्स हैं, इसको आपको याद रखना है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। ये सब फिजिक्स में आप बहुत डीप में जाके पढ़ोगे, बहुत रिलैक्स मोड में वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। चलो अगला देखो, अगला क्या है हमारा, पांचवा, एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। अब ये क्या होता है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूं, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ, हाइट ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ जो होता है वही हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हाइट होती है क्रेस्ट या ट्रफ की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इसका तो यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा। इसका यूनिट क्या होता है, सिंपल मीटर। ठीक है, एक लास्ट लिख लीजिए, 6। ये क्या है हमारी वेलोसिटी। सिक्स है हमारी वेलोसिटी। तो यहां पे जो हम लोग वेलोसिटी यूज करते हैं वो यूज करते हैं c, जो लाइट की वेलोसिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव पर यूनिट टाइम। इज नोन एज वेलोसिटी, इज नोन एज वेलोसिटी। यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, वेलोसिटी। तो यहां पे जो हम लोग सी पढ़ेंगे, c इज इक्वल टू लेमडा बाई C इज इक्वल टू लेमडा बाई टी। और 1/t क्या होता था हमारा, 1/t जो होता था वो होता था फ्रीक्वेंसी, इसी को लेमडा न्यू लेमडा। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन हो गया। ओके, ये रिलेशन किसके बीच में है, ये रिलेशन है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में। ये रिलेशन कितना है, रिलेशनशिप
बिटवीन किसके किसके बीच में है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी के बीच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, इसलिए इसको याद रखना है। C इक्वल टू न्यू लेमडा, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इतना नोट कर लो बच्चों, हो गया, ये इरेज कर दिया जाए। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ओके। चलो, ये हमने वेव्स की जनरल टर्म्स हमने पढ़ ली, क्या क्या टर्म्स हैं इससे रिलेटेड हैं, उन सब की चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस, अब ये क्या होते हैं, देखो नाम से ही दिख रहा है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। तो यहाँ पे हम लोग रेडिएशंस की बात कर रहे हैं, वेव्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, लिख लीजिए पहले इसको, वेव्स इन विच बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। वेव्स in which both electrical and magnetic field are present। ऐसी वेव्स जिसमें बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर नोन एज ईएम वेव्स। इसको ऐसे लिखते हैं, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएम वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बच्चों, मैं जब यहाँ कुछ भी चीज़ लिखाऊंगा तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर के लिए ये साइन रखूंगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखिएगा। परपेंडिकुलर जब भी मैं लिखना होगा ऐसे लिखूंगा, एक ऐसे लाइन खींचूंगा, ऐसे खींच दूंगा, मतलब ये 90 डिग्री है, इसके आगे लिख दूंगा अर, परपेंडिकुलर, याद रखिएगा। अगर हमें पैरेलल लिखना होगा तो पैरेलल लगा दूंगा। ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि अब मैं सिंबल्स के फॉर्म में लिखूंगा, तो आप भी यही चीज़ किया करोगे तो आपको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शॉर्ट कीज यूज़ किया करो बच्चों। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, ये परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से, एज वेल एज दे आर ऑल्सो they are also perpendicular to the direction of propagation, perpendicular to the direction of
ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर होती हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, अगर वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर्स होती हैं। मेन कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव्स का प्रोपगेशन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक चीज और लिख लो कि ईएम वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ऑलवेज ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ लाइट। हमेशा ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती हैं, और लाइट की स्पीड आपको कितनी है ये पता होगी। एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, एंड दे डू नॉट require any medium for propagation। और इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है प्रोपगेट करने के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल आपके घर में ही होता है। जैसे आप क्या करते हो, आजकल तो एलईडी टीवीज आ गई हैं। आजकल आप एक जगह बैठते हो, रिमोट ऑन करते हो, आपका टीवी शुरू हो जाता, चल जाता है, और इसी से चैनल्स आप चेंज कर लेते हो, इसी से साउंड चेंज कर लेते हो। तो आखिर ये हो कैसे रहा भाई? आप यहाँ बटन दबा रहे हो, चेंज वहाँ हो रहा है, तो यहाँ से वहाँ तक सिग्नल जा कैसे रहा है? तो वो क्या होती हैं? वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं। और सोचो, देखो कितनी स्पीड से चल रही हैं, लाइट की स्पीड से चल रही है। आपने यहाँ दबाया नहीं कि वहाँ चेंज हो गया, इतनी स्पीड से चल रही हैं, और इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमें तार लगाना पड़ेगा या ये अपने आप, हमने बटन दबाया, इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हुई, निकली, जाके वहाँ सिग्नल दिया, और उसमें उसने चेंज कर दिया। तो ये इतनी स्पीड से चलती हैं, और इनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारी क्या थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों इसको। तो मैं इसको रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूं, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया? ओके। अब देखो, जैसे मान लो हमको रिप्रेजेंट करना हो कि इसको कैसे हम लोग बताते हैं। हमें पता है कि हमारे पास 3 एक्सिस होती है ना, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, 3 एक्सिस हमारे पास होती हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अगर मान लिया ये जो है इस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव, ये हमारी वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है। तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हमने इसके इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है। अब यहां पे इस डायरेक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा। ये हमारी क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
कि ये हमारी वेव की डायरेक्शन हो गई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर हम वेव के फॉर्म में दिखाना चाहें, वेव्स के फॉर्म में, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ वेव्स के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, इरेज कर दूं? ओके, देखो अगर हम वेव्स के फॉर्म में दिखाना चाहें, जैसे कि मैंने वेव आपको बना के दिखाया था, तो हमने आपको दिखाया था वेव ठीक, वेव्स ऐसी होती हैं। ओके, थोड़ा सा, तो अब ये क्या हो गया, ये देखो, ये क्या है हमारी, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव है। इस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में वेव चल रही है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया इस डायरेक्शन में है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे भी लाना है, तो अब यहाँ होगा, ये तो दो ही प्लेन है, अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ले आएंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम टिल्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको टिल्ट कर दिया। तो अब ये प्लेन में ऐसे है, जैसे ये ऐसे ऐसे हो गया, अब ये प्लेन में ऐसे है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो ये तरीके से इसको हम लोग दिखाते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे वो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस तरीके से भी हम लोग दिखाते हैं कि आपका वेव ऐसी हो गई, प्रोपगेशन ऐसे हो गया, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी वेव्स हो गई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इस तरीके से तीनों को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब आपको ये पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और ये होती कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। और अभी हमने पढ़ा था कि c = क्या था, न्यू लैम्डा। और आप इसको याद रखेंगे, इसका बहुत अभी फॉर्मूले में यूज आने वाला है, क्वेश्चंस में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं, नोट कर लिया बच्चों, इरेज कर दूं? अब बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंस का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वेवलेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है और हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखो तो देखिए ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, वेवलेंस के टर्म में। कॉस्मिक रेज का वेवलेंस सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा गामा रेज, उससे ज़्यादा एक्स रेज, उसके ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज, उससे ज़्यादा विजिबल रेज, फिर उसके बाद इंफ्रारेड रेज, फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स और उसके बाद रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का वेवलेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो अब देखो एक चीज़ हमने आपको बताया था, आपने क्या लिखा था, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लेमडा इज इक्वल टू C बाई न्यू। ये C तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब है कि अगर या न्यू इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा। अगर ये देखा कि अगर जिसका लेमडा सबसे ज़्यादा, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ओह शिट यार, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंस। ये क्या है, वेवलेंस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग जो रेज देख पाते हैं वो केवल ये विजिबल रेज देख पाते हैं। बस यही रेज हम लोग अपनी आंख से देख सकते हैं, और कोई रेज हम लोग नहीं कोई किसी भी रेज को नहीं देख पाएंगे। और इन रेज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये विजिबल रेज किस फॉर्म में आती हैं, ये आपके विबग्योर, इस फॉर्म में होता है। इसका जो लेमडा होता है, विजिबल रेज का जो वेवलेंथ होता है, जो वेवलेंथ होता है वो आपका 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 7600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये विजिबल रेज का क्या है, वेवलेंस का रेंज है। हम इसी के बीच की रेज को हम लोग देख पाते हैं। ये हमारा विजिबल रेज है और ये विबग्योर इसके फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए और इसका आपने चीज़ समझ लिया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अब जब हम लोग अगली क्लास मिलेंगे तो इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते थे कि आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।